जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन द्वितीय एवं 4 वर्षीय बिहार बीएड राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण यह वॉल्यूम 2 रुक्मणी पब्लिकेशन का सीईटी बीएड 2025 के लिए इसमें टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक दोनों है, जिसमें अभी हम लोगों ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है। जैसे ये कंप्लीट होगी उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक को भी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। काफी दिन हो गए, फर्स्ट सेशन मैंने करा दिया है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है हम लोग का सेट नंबर दूसरा है। ठीक है, टेस्ट सीरीज सेट नंबर दूसरा आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। टेस्ट सीरीज 2 नंबर है। सेक्शन 1 जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन आता है। आइए देखते हैं जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए सेक्शन 1 में जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन डायरेक्शन दिया हुआ है। निर्देश की 1 से 5 तक हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। रीड द पैसेज गिवन बिलो, मतलब जो नीचे दिए गए हैं गद्यांश को हमें पढ़ना है और आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोइंग बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट या फिर मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। कह रहा है कि उसको पढ़ना है और सही से सबसे अच्छा जो विकल्प होगा उसका चयन करके प्रश्न का उत्तर देना है। आइए हम लोग पढ़ते हैं पैसेज क्या है। कह रहा है द आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग इज द ट्रेडिशनल स्टाइल डेवलप्ड इन द मिथिला रीजन। कह रहा है कि मधुबनी पेंटिंग की जो कला है बिहार के मधुबनी के आसपास के गांवों में मिथिला क्षेत्र में विकसित एक पारंपरिक शैली है। इन द विलेज अराउंड मधुबनी बिहार, है ना। अब देखेंगे मधुबनी लिटरली मीन्स अ फॉरेस्ट ऑफ हनी। कह रहा है कि मधुबनी का जो शाब्दिक अर्थ है ना वो क्या है, जंगल का शहद। देखिए कह रहा है कि दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग हैज बीन ट्रेडिशनली यूज्ड बाय द वुमेन ऑफ द रीजन थ्रू टूडे मेन आर ऑल्सो इन्वॉल्व टू मीट द डिमांड। कह रहा है कि ये जो फैशन है, ये जो रीजन है, ये किनके लिए है, तो ये ज़्यादातर जो है वोमेन के लिए है। बट ये जो डिमांड को देखते हुए, आजकल के मांग के देखते हुए इसमें मैन भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब पुरुष भी इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। द वर्क इज डन ऑन फॉरेस्ट फ्रेशली प्लास्टेड मड वॉल्स। कह रहा है कि जो यह काम जो होती है ना, यह मिट्टी की दीवारों पर किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, मिट्टी के दीवारों पे, जिस पर ताजा प्लास्टर किया जाता है ना। फॉर कमर्शियल पर्पस, और यह किसके लिए, तो व्यवसायिक उद्देश्य से किया जाता है। इट इज नाउ बीइंग डन ऑन पेपर। अब इसे जो है कागज, कपड़े, है ना, कह रहा ना कि ऑन पेपर, क्लॉथ शीट पे भी किया जाता है। पहले इस पे किया जाता था, सिर्फ मिट्टी पे किए जाते थे। अब जो है कि कपड़े पे भी किए जाते हैं, क्लॉथ पे भी किए जाते हैं, पेपर पे भी किए जाते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि द पेंटिंग्स आर बेसिकली ऑफ रिलीजियस नेचर। मतलब ये जो पेंटिंग है मूल रूप से धार्मिक प्रकृति की होती है। दे आर डन इन द स्पेशल रूम्स ऑफ देयर होम्स, इन द पूजा रूम्स, रिचुअल एरिया या फिर ब्राइडल रूम, ऑन द मेन विलेज वॉल्स etc फॉर अ कमर्शियल और रिचुअलिस्टिक पर्पस। अब ये कह रहा है क्या कि इन जो घरों में विशेष जैसे कमरे होते हैं, पूजा कक्ष हो गया ना, पूजा का रूम जो हो गया, जहाँ पे अनुष्ठान यज्ञ वगैरह होता है वो, या फिर दुल्हा का जो कक्ष हो गया उसमें ये सब किए जाते हैं पेंटिंग। मुख्य गांव की दीवारों आदि पर जो है औपचारिक या फिर अनुष्ठान उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। अब कह रहा है क्या आगे, फॉर कमर्शियल और रिचुअलिस्टिक पर्पस द वुमेन ऑफर prayers टू द डेटी बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। कह रहा है कि ये जो महिलाएं काम शुरू करने से पहले देवता की क्या करती हैं, पूजा करती हैं। देखिएगा फ्लोरल, एनिमल एंड बर्ड्स मोटिव्स, जियोमेट्रिकल डिजाइंस आर यूज्ड टू फिल अप ऑल द गैप्स। जैसे कि फूलों, जानवरों और पक्षियों की जो आकृति होती है ना, वो ज्यामिति डिजाइन का उपयोग सभी रिक्त स्थानों को भरने के लिए किया जाता है। कह रहा देयर इज हार्डली आर एम्प्टी स्पेस इन दिस स्टाइल। इस शैली में शायद ही कोई खाली जगह हो, मतलब ऐसा ये पेंटिंग किया जाता है। कॉटन wrapped around the bamboo sticks from the
ब्रश, बांस की जो छड़ी के चारों ओर लपेटा गया जो कपास ब्रश का रूप ले लेता है। द कलर्स अप्लाइड आर प्रिपेयर्ड बाय अ आर्टिस्ट, और लगाए गए जो रंग होते हैं ना वो कलाकारों द्वारा तैयार किया जाता है। द स्किल इज हैंडेड डाउन द generations, and hence the traditional designs and patterns are widely maintained। यह कौशल जो है पीढ़ियों से चले आ रही है और इसलिए पारंपरिक डिजाइन और पैटर्न व्यापक रूप से बनाए रखे जाते हैं। आगे कह रहा है, इट इज बिलीव्ड दैट द genesis of Madhubani painting came about when King जनक asked for a painting to develop for his daughter, और यह जो है इसके लिए डेवलप किया था डाउटर्स सीताज वेडिंग। ऐसा माना जाता है कि मधुबनी पेंटिंग की उत्पत्ति तब हुई है जब राजा जनक, कौन थे, जो सीता के पिता थे, है ना, राजा जनक ने अपनी बेटी सीता की शादी के लिए पेंटिंग बनाने के लिए कहा था, तब से यह शुरू हुआ है। तो आप लोग ये समझे होंगे पैसेज के बारे में क्या कहा गया, कि ये मधुबनी पेंटिंग के बारे में बताया गया जो ट्रेडिशनल है, अभी हाल फिलहाल मतलब ये ज़्यादातर महिलाएं करती है, लेकिन कि अब जो है डिमांड के अकॉर्डिंग पुरुष भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। और यह जो है एक पेंटिंग की जाती है कहाँ पे दोस्तों, तो यह किया जाता है एक दीवार पे किया जाता है, जो हाल फिलहाल में पेंट किया गया हो वो कैसा दीवार हो, तो मिट्टी की दीवार हो उस पे किया जाता है। लेकिन अब के डिमांड के अकॉर्डिंग अब कपड़े पे भी किए जाते हैं, पेपर्स पे भी किए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू आपके डिमांड जहाँ भी किए जा सकते हैं ना। तो ये है, और ये पेंटिंग शुरू करने से पहले दोस्तों अपने भगवान को वो लोग याद करते हैं, पूजा करते हैं, तब ये स्टार्ट करते हैं। और ये उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो जब सीता जी की शादी होने वाली थी, मतलब विवाह होने वाला था, उस समय जो है राजा जनक ने बोले थे कि उसके लिए पेंटिंग बनाओ, तब से ये शुरू होती है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पूछा गया है द आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग इज लर्न इन द डैश। बताइए, मधुबनी पेंटिंग की कला यहाँ सीखी जाती है, कहाँ पे, आर्ट स्कूल्स ऑफ आर्ट्स, मतलब यह कला विद्यालय में सीखी जाती है। आश्रम ऑफ मधुबनी, क्या मधुबनी के आश्रम में सीखी जाती है। फैमिलीज एट होम, क्या घर परिवारों पर सीखी जाती है, घर पर मतलब घर के परिवारों पर सीखी जाती है, घर पे। होम्स ऑफ रिनोड आर्टिस्ट, क्या यह प्रसिद्ध कलाकारों के घरों पे सीखी जाती है। तो आंसर्स क्या बताएंगे कि यह जो है फैमिलियर है ना, मतलब घर परिवारों पे सीखी जाती है। तो आंसर्स क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, फ्लोरल is an adjective. Floral is an adjective diverted from the noun flower. Oral is divided from the noun। ये देखिए कह रहा है कि ये जो पुष्प है ना, जो फूल है, इससे जो इसी के ये एक विशेष फूल है जो श्रावण मास में ही फूलता है। यह फूल जो है बताना है क्या है, मॉर्निंग, ईयर, आई या माउथ। तो आंसर्स क्या बता देंगे, आंसर्स बता देंगे आई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आंख होगा। द वर्ड अरवल हैज अ डेरिवेटेड फ्रॉम द वर्ड आई। अरवल जो है डेरिवेटेड होता है आई से। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन कह रहा है, डैश ऑन फ्रेशली प्लास्टेड मड वॉल। द वर्ड प्लास्टेड इज ए या एन। आंसर्स क्या होंगे यहाँ पे, कह रहा है डैश ताजा प्लास्टर की गई मिट्टी की दीवारों पर। सब जो है प्लास्टर एक क्या है, क्या है बताएंगे, जेरंड है, इन्फिनिटी है, पार्टिकल्स है, या फिर पार्टिकल है, पार्टिसिपल है या फिर पार्टिकल है। तो आंसर्स क्या बता देंगे, ऑप्शन बताएंगे पार्टिसिपल। ऑप्शन नंबर डी बताएंगे। आगे देखिएगा, कह रहा द वर्ड जेनेसिस मीन्स द सेम एज, मतलब उत्पत्ति, जेनेसिस मतलब उत्पत्ति, कह रहा है उत्पत्ति का यहाँ पे हमें सही शब्द बताना, अर्थ क्या होगा, क्या जन्म होता है, क्या मूल होता है, ओरिजिनल मतलब मूल, क्या स्पिरिट मतलब आत्मा होता है, या ग्रोथ मतलब विकास, क्या होगा। तो आंसर्स क्या बता देंगे, बर्थ। ऑप्शन नंबर ए बताएंगे उत्पत्ति मतलब जन्म। मधुबनी पेंटिंग आर नो लॉन्गर
डन एक्सक्लूसिवली बाय वुमेन ऑन वॉल। मधुबनी पेंटिंग अब केवल महिलाओं द्वारा दीवारों पर नहीं बनाई जाती है। ये तो बात सही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिमांड अब इसमें मेल भी सम्मिलित होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो आंसर्स क्या बनेंगे? कह रहा है टू मीट देयर वेस्पियर डिमांड्स, मतलब क्या उनकी व्यापक मांग को पूरा करने के लिए नहीं किया जाता है। बिकॉज क्लॉथ इज मोर ड्यूरेबल, क्योंकि कपड़ा अधिक टिकाऊ होता है। तीसरा कह रहा है कि एज मैन आर बेटर पेंटर्स, क्योंकि पुरुष बेहतर चित्रकार होते हैं। चौथा कह रहा है एज पेपर इज चीपर, क्योंकि कागज सस्ता होता है। तो आंसर्स क्या बता देंगे? आंसर्स बताएंगे ना कि मधुबनी पेंटिंग आर नो लॉन्गर डन एक्सक्लूसिवली बाय वुमेन ऑन वॉल्स टू मीट देयर विड डिमांड। आंसर्स ए करेक्ट बताइएगा, मतलब उनकी व्यापक मांग को पूरा करने के लिए। देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या है हमारे पास? साउंड रिफ्लेक्टेड बैक एज इन माउंटेन्स। कहने का कह रहा है मतलब कि आवाज का गुंजन, जो आवाज की पहाड़ों पर टकरा कर लौटती है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इको बोलते हैं। यानी आंसर्स क्या बनेंगे इसमें? आंसर बताइएगा इको, जो गूंजता है आवाज, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करके बताइएगा। आगे देखेंगे, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? डेमोलिश। डेमोलिश का मतलब होता है क्या है? डेमोलिश का मतलब होता है ढाहना, है ना। तो इसका हमें बताना है एंटोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ढाहना मतलब कि तोड़ना, तो उसको बनाना, है ना। तो आंसर्स क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर कंस्ट्रक्टेड, मतलब उसको बनाना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बाद बाकी डिस्ट्रॉय देखिए, डिमिनिश देखिए, डिवाइड देखिए, सभी का मतलब बांटना होता है, लेकिन कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना होता है। देखेंगे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइटम्स। क्या है? अलाइव एंड किकिंग। इसका मतलब होगा पहले क्या, ये हम लोग जानेंगे। तो देखिए इसका मतलब होता है कि स्वस्थ होना और अच्छा करना। तो आंसर्स क्या बनेगा? हेल्दी एंड डूइंग वेल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। देख लेते हैं नीचे क्या है, कौन करेक्ट है। कह रहा है विल यू डू मीट अ फेवर, बिल्कुल नहीं, इसमें क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। विल यू डू मी अ फेवर, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क है और ये आपका जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क है नहीं, ये आधा सेंटेंस है नहीं, मतलब ये भी कटा, ये भी कटा और पहला भी कटा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट हुआ। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है द बेबी इज डूइंग डैश वर्क, सप्लाई द करेक्ट पोसेसिव एडजेक्टिव। तो आंसर्स क्या बनेंगे? द बेबी इज डूइंग इट्स वर्क। ऑप्शन नंबर क्या परफेक्ट बताएंगे? राइट आंसर ये बताइएगा। पोसेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे इट्स का प्रयोग होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, आई वॉज डैश द मैच, फिल अप द ब्लैंक्स। आई वॉज डैश द मैच, तो आंसर क्या बनाएंगे? आंसर बताएंगे आई वॉज वॉचिंग द मैच, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई मेड हिम डैश, आई मेड हिम डैश, तो आंसर क्या बताएंगे? आई मेड हिम रन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा, आई मेड हिम रन। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दिस बुक इज क्वाइट यूजफुल फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, व्हाट पार्ट्स ऑफ ए स्पीच क्वाइट। क्वाइट जो है ये पार्ट्स ऑफ ए स्पीच का कौन सा भाग है, ये हमें बताना है। कौन सा बता देंगे? तो ये नाउन तो नहीं है और वर्ब भी नहीं है, तो ये क्या है? एडवर्ब है। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे, एडजेक्टिव तो है नहीं। आंसर्स क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे, एडवर्ब। देखिए आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम लोग के ही इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर यूज अ करेक्ट आर्टिकल। ही इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यहाँ पे क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए होगा, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे। देखिए कह रहा है कि ही फ्रिक्वेंटली डैश द जू, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रॉम अ वर्ब ऑफ अ वर्ब। तो आंसर्स क्या बनाएंगे? आंसर्स बनेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विजिट।
ऑप्शन डी करेक्ट बताएंगे, विजिट्स हो जाएगा। अब देखेंगे खंड दो कह रहा है कि सामान्य हिंदी में, देखेंगे निर्देश दिया गया 16 से 20 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। वही हम लोग पढ़ते हैं, कह रहा है कि नीचे दिए गद्यांश को पढ़ना है, सबसे उचित विकल्प को हमें चयन करना है। आइए पढ़ते हैं गद्यांश। समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चों को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों के बारे में, बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता है। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता है कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता है कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति पत्नी होने का अर्थ क्या है, यह कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं। घर बसाने की शाला न आज तक कहीं खुली है और न ही खुलती दिखाई देती है। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं। अब देखिए, इसे क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है कि घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो आंसर्स देखेंगे। बच्चों के बारे में न जानना, दूसरा है माता पिता बनने का अर्थ न जानना, दाम्पत्य का अर्थ न जानना या फिर घर बसाने की जल्दी करना। तो आंसर्स क्या बताएंगे, दाम्पत्य का अर्थ न जानना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है। हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है, बच्चों को स्कूल न भेजने का, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का, बहुत छोटे बच्चों को दुकान भेजने का, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठाकर आने का। तो आंसर्स क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर डी बताएंगे, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठाकर आने का। अब देखिए, लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है, बताइए किसका जरूरी है, बताएंगे। लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है, तो आंसर बता देंगे। पति पत्नी बनने का, बच्चों को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का, अच्छे माता पिता बनने का, छोटे छोटे बच्चों का उच्च विद्यालय में प्रवेश दिलाने का। तो आंसर्स क्या बनेंगे हम लोग का, ऑप्शंस बनेंगे राइट आंसर सी करेक्ट बताइएगा। अच्छे माता पिता बनने का लेखक के इसके प्रति शिक्षण प्राप्त करने का जरूरत है। अब देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है। बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके, ताकि बच्चों को उच्च डिग्रियां प्राप्त करवाई जा सके, ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने योग्य बन सके, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। तो आंसर क्या बता देंगे, आंसर बताएंगे कि माता पिता को बच्चे की सही शिक्षा के बारे में जानना इसलिए जरूरी है जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके, यानी आंसर डी बता दीजिएगा। देखिए आगे कह रहा समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है। समाज और सत्ता जो है किसके प्रति सजग नहीं है, आइए देख लेते हैं। कह रहा अभिभावकों के द्वारा शिक्षा प्राप्त न करने के प्रति, ज्ञानवान समाज न बन पाने के घोर संकट के प्रति, घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति, माता पिता द्वारा बच्चों के पालन पोषण करने न करने के प्रति। तो आंसर्स क्या बता देंगे, आंसर्स बताएंगे ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है, तो घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। अब देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें चुनना है जो बात पहले कभी न हुई हो। जो बात कभी न हुई हो उसे क्या कहेंगे, सुलभ बिल्कुल नहीं, अविश्वसनीय नहीं, दुर्लभ नहीं, अभूतपूर्व। आंसर बी करेक्ट बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। सही वर्तनी वाले शब्द का हमें चयन करना है। ये देख लेते कौन है इसमें सही, बताइए। खूबसूरती, इसमें कौन सा सही लिखा गया है बता देंगे आप, तो आंसर बता देंगे आप। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट होगा आपका, खूबसूरती करेक्ट लिखा गया है ये। अब देखिए, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प को हमें चयन करना है। देखिए कह रहा है कि सविता पढ़ना लिखना जानती है। देखिए पढ़ना लिखना जानती है, इसको हम लोग पदबंध
जो बताना है कि इसमें प्रतिस्थापित कौन सा करेगा, स्वार्थी, निरक्षर, अनपढ़ या फिर साक्षर। पढ़ना लिखना जानना मतलब क्या होता है, स्वार्थी होता है, बिल्कुल नहीं, निरक्षर नहीं, अनपढ़ नहीं, साक्षर होता है, यानी आंसर हम लोग का क्या बनेगा, उसी को रिप्लेस करेगा ना, डी। मतलब कह सकते हैं सविता जो है साक्षर है या फिर पढ़ा लिखा जानती है, ऑप्शन डी होगा। अब देखेंगे, कह रहा त्याग का विलोम बताइए। त्याग मतलब क्या होता है, त्याग देना है ना, तो त्याग का हमें विलोम बताना है, क्या हो जाएगा, त्याग का विलोम होता है ग्रहण, मतलब ले लेना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ना। देखिए आगे, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अमावस्या को अंधेरा छा जाता है, काले शब्द का हमें विलोम, मतलब ये जो लाल में लिखा गया अमावस्या का हमें विलोम बताना है। अमावस्या का विलोम क्या होगा, अमावस्या का विलोम जो है अमास नहीं, अंधेरा भी नहीं, अंधकार नहीं, पूर्णिमा होगा, क्योंकि पूर्णिमा में पूरा दिन हो जाती है, मतलब दिन की तरह रात होती है, फुल मून होता है उस दिन, इसलिए। अब कह रहा है कि उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या होगा, ये देख लेते हैं क्या इसका सरल वाक्य होगा। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या होगा, उसने स्वयं को परिश्रमी कहा, वह खुद को परिश्रमी कह रहा था, वह परिश्रमी है ऐसा वह कह रहा था, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर्स क्या बता देंगे, आंसर बता देंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसने स्वयं को परिश्रमी कहा है, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ, मतलब कि वो स्वयं को कहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए बताइएगा। अष्ट धातु में कौन सा समास है, बताएंगे कौन सा समास है अष्ट धातु में। तो अष्ट धातु में द्विगु है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या तत्पुरुष है। ऑप्शन नंबर बताएंगे द्विगु समास, राइट आंसर ए करेक्ट बता देंगे। द्विगु समास का प्रथम पद जो है संख्यावाचक और अंतिम पद जो है संज्ञा होता है द्विगु का। अष्ट धातु कह रहा 8 हो गया कि नहीं यहाँ पे, और ये वर्ड हो गया। आगे देखिएगा, स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है, स्वतंत्र में उपसर्ग हमें बताना है, बताइएगा कौन सा उपसर्ग है इसमें। तो उपसर्ग आपको पता होगा कि आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, तो सु तो होगा नहीं, स्वतंत्र है तो सु तो पहले कर दीजिए, इसमें होगा नहीं। देखिए स्व, स्व तो है दिया हुआ, ठीक है, आगे देखते हैं सम, सम तो आगे है नहीं, इसमें भी काट दो, सत, सत भी आगे नहीं, मतलब एक ही निकला, वो है ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि गुलर का फूल, मुहावरे का अर्थ बताना है, गुलर का फूल बताएंगे, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गुलर का फूल मतलब आप समझ पाते होंगे कि गुलर का फूल तो वो दुर्लभ है, वो तो मिलता ही नहीं है ना, तो क्या होगा, बिल्कुल बुद्धू, दुर्लभ वस्तु, दिखावटी धमकी, तुच्छ समझना। तो सीधे से ऑप्शन नंबर हम लोग कहाँ से बनाएंगे, सी ऑप्शन मानेंगे कि दुर्लभ वस्तु है, ये मिलते ही नहीं है। देखिए आगे, कह रहा है कि दो समानार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, से क्या कहते हैं, सार्थक शब्द, योगरूट शब्द, रूढ़ शब्द या यौगिक शब्द। दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को कहते हैं हम लोग यौगिक शब्द, क्या कहेंगे, यौगिक शब्द बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे। जैसे कि राजपुत्र हो गया तो राज प्लस पुत्र राजपुत्र हो जाएगा, पाठशाला हो गया तो पाठ जोड़ शाला पाठशाला, ऐसे हम लोग बताएंगे कि योग शब्द है ये सब। अब देखेंगे खंड तीन में क्या है, देखिए कि तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन, जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इसके वाट की जगह पे क्या आने वाला है, तो देखेंगे के 11 पे आता है, 11 के बाद क्यू जो है 17 पे आता है, भी जो है 22 पे। तो आप खुद देखिए यहाँ से ये 6 बढ़ा है, 17 से ये कितना बढ़ा है, तो ये 5 बढ़ा है, 17 5 22, तो हमें कितना बढ़ाना है, 6 के बाद 5, तो क्या 4 ही बढ़ाना चाहिए, 22 और 4 26, 26 पे क्या आता है, 26 पे आप बता देंगे कि जेड आता है, तो जेड है क्या, यस, ऑप्शन नंबर आप क्या लगाएंगे, राइट आंसर सी बता लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करना है जो हमें आगे प्रतिस्थापित, मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है ये हमें फुलफिल बताना है। तो देखेंगे 8 है, तो यहाँ 8 576 दिया हुआ है, तो 8 से 576 कैसे होगा, देखेंगे 8 का पहले क्यूब कर दीजिए तो कितने हो जाते हैं 512, 512। अभी हमें 76 के पास जाना है ना, तो वो इसमें कितना इंक्लूड कर दें, यदि हम लोग 8 का स्क्वायर इंक्लूड कर दें 64 को, तो कितने हो जाएंगे, 4 2 6, 6 1 7 और ये 5, 576 आ तो गए हम लोग के पास। तो 8 का क्यूब और 8 का स्क्वायर करें, मतलब इसका क्यूब और इसी का स्क्वायर, तो हम 4 का क्यूब करते हैं, कितने होते हैं, 4 का क्यूब करिएगा 64 होता है, और स्क्वायर करिएगा तो 16 होते हैं, जोड़ लीजिए 6 4 10 और 7 1 8, मतलब 80। ऑप्शन नंबर है क्या, यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए आगे क्वेश्चन, दिए गए समीकरण को संतुलित बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए, आइए हम लोग बदल के देख लेते हैं कौन से बदलने चाहिए। पहले तो ऑप्शन नंबर हम लोग यही उठा के देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या रखना है, 4 28 की जगह पे, और 4 की जगह पे 28 रखना है। ठीक, अब बना के देखेंगे, पहले 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 5 = 35, 5 और ये 28 में गुना करिए बहुत ज़्यादा आ जा रहा है,
तो बहुत ज़्यादा आ जा रहा है 5। आप खुद देखेंगे यदि 20 25 100 तो यहीं पे 100 आ जा रहा है, ठीक है 100 तो ये हो गया। और ये दोनों को यदि हम लोग 49 और 4 को जोड़ लेते हैं तो कितने हो जाएंगे 53। 53 में से यदि आप 100 घटाएंगे तो माइनस में आंसर आएगा, मतलब यहाँ पे 68 चाहिए। तो पहला ऑप्शन आप काट दीजिए, पहला तो हमें फुलफिल नहीं कर रहा है। चलिए अब दूसरा ऑप्शन देखेंगे। दूसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है कि 28 और 49 को चेंज करिए। तो आइए 28 को देख लेते हैं। 28 यहाँ पे है, पहला ऑप्शन को हटा दीजिए। यहाँ पे 49 लिखेंगे हम लोग, ठीक है ये 49 और यहाँ पे 28, ठीक। अब देखेंगे डिवाइड करके इसको 7 से 5 टाइम 5 से 20 हो जाएगा, 4 और 5 में गुना करेंगे 20, माइनस में रहेगा 20। अब देखेंगे 28 और इस दोनों को ऐड करेंगे 49 को, तो कितने हो जाएंगे 9 8 कितने हो जाएंगे 17 और ये 6 1 7। 77 में से यदि 20 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 7 और ये 5 57, मतलब बी भी ऑप्शन काट दीजिए, ना ए ना ही बी। अब आते हैं हम लोग सी का देख लेते हैं। 49 और 35 को, यहाँ पे 49 है यहाँ पे 35 है, मतलब यहाँ पे 35 रखना है और यहाँ पे 49 रखना है। अब इसे डिवाइड करें 7 से 7 टाइम में डिवाइड, 7 चौके 28 हो जाएंगे, माइनस में रहेगा। इन दोनों को ऐड कर दिए 35 और 28 कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके पास 63। ये तो पहला ही 63 है, उसमें से 28 कर रहा है, मतलब सी भी ऑप्शन काट दीजिए। अब बच गया बस डी, और ये डी कंफर्म होगा कि आपका बचेगा, आंसर बनेगा ही। देखिए 28 और 35 को ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे लिखिए 28 और यहाँ पे लिखिए 35, क्योंकि 28 की जगह 35, 35 की जगह 28। तो 7 से काटेंगे 7 चौके 4 4 में गुना करेंगे 16, माइनस में रहेगा। और 49 और 35 जोड़ लीजिए तो कितने हो जाएंगे 9 और 5 14, और ये हो जाएंगे 7 1 8। 84 में से यदि आप 16 घटा देंगे तो ये कितना है 14 6 तो 8, और ये 7 में से 1 तो 6, यानी 68। ऑप्शन नंबर क्या बना राइट आंसर हम लोग का डी। देखिए आगे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है। कह रहा है कथन और निष्कर्ष दिए। आइए पहले कथन को देखते हैं। सभी हेमलेट जो है वस्तुएं हैं, सभी हेमलेट जो है हम लोग सभी हेमलेट को क्या कर लेते हैं वस्तु बना लिए। अब कह रहा है कि कुछ हेमलेट जो है वाहन है, कुछ हेमलेट जो है ना वो क्या है वाहन है, वाहन हम लोग बना लिए। अब आइए निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या है हम लोग के पास, निष्कर्ष कह रहा है ना, निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ वस्तुएं हेमलेट है, कुछ वस्तुएं जो है यहाँ पे कुछ वस्तुएं क्या हेमलेट है, हाँ बिल्कुल सही है। कह रहा है कि कुछ वाहन हेमलेट है, कुछ वाहन जो है हेमलेट है, हाँ बिल्कुल है, ये भी ठीक है। दूसरा भी कुछ वाहन वस्तुएं हैं, कुछ वाहन जो है वस्तुएं हैं, हाँ बिल्कुल ये भी ठीक है। यानी ऑप्शंस क्या होंगे हमारे करेक्ट, तीनों हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर तीनों कौन है, 1 2 3, ये सभी अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। आइए आगे देखेंगे तो कह रहा है कि जैसे कान कर्ण श्रेवेद से संबंधित है, वैसा ही बताना है इसमें कौन सा संबंधित होगा। जोर मांसपेशी से नहीं, त्वचा मुहासा से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट बता देंगे हम। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या, हमें ये दिया गया है हमें, ठीक है, और इसको घुमाने के ये अनुमति नहीं, बताना है इसमें कौन सा, ये जो इमेज है ये किसमें फॉर्मेट है, इसमें कि इसमें कि इसमें कि इसमें, किसमें बना हुआ है ये इमेज, बताएंगे किसमें बना हुआ है, देखिए और बताइए। तो आप देखेंगे ना दोस्त, तो ये जो है आपका फॉर्मेशन ना ऑप्शन नंबर बी में बनी हुई है। किसमें बनी हुई है, तो बी में बनी हुई है। तो राइट आंसर हम लोग का क्या बनेगा, बी करेक्ट होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए पैटर्न को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है खाली स्थान पे। आइए देखते हैं कैसे बनेंगे। 350 350 को यदि हम लोग 50 से डिवाइड कर देंगे तो कितना, 0 से 0 काटिए, 5 से 7 टाइम, मतलब 7 बार में कटेगा। 7 और गुने 8 कर देंगे तो 56 आएगा, मतलब देखिए 8 को हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ा, ठीक है। आइए यहाँ से 48 से इसे यदि डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, तो ये होगा डिवाइड आपका 4 टाइम्स में। 4 के लिए हम एक एक्स्ट्रा 8 लिए थे, 8 में गुना करिए 32 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो हमें यहाँ पे कौन ऐसा डिवाइड करेंगे जो गुना करने पे हमें 40 आएगा। तो देखिए हमें तो 8 चाहिए ही चाहिए एक्स्ट्रा वाला, तो 8 को हम लोग यदि 5 से गुना करेंगे, मतलब यहाँ पे 5 हमें चाहिए डिवाइड, 5 नहीं मतलब कि ऐसे डिवाइड करें जो हमें 5 आना चाहिए। मतलब यहाँ पे यदि हम रखते हैं 150 रखते हैं तो 30 से यदि डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा ही, 5 5 और 8 में गुना करेंगे तो 8 5 40, यानी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए बनेगा। यही ना खाली स्थान पे बताना है, खाली स्थान पे हमें 150 आएगा। अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। तो आइए इसको अर्थपूर्ण में हम लोग व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, कक्षा में दाखिला परिणाम या परीक्षा या अंकन। तो सबसे पहले दाखिला लेंगे हम, तो 2 वाला कौन सा है, ये काटिए ये भी काटिए, ऑप्शन ए या बी होने वाला है। चलिए आइए देख लेते हैं। पहले दाखिला लेंगे, और वो दाखिला कहाँ पे लेंगे, तो कक्षा में। 2 के बाद 1 इसमें है, 2 के बाद 1 इसमें भी है। दाखिला हो गया, अब कक्षा में चले गए, कक्षा के बाद क्या होगा, परीक्षा होगा। तो परीक्षा 4 इसमें भी है, इसमें 5 है, 5 में अंकन थोड़े नहीं,
यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या बन गया, राइट आंसर बी करेक्ट हो गया, है ना। एक कट गया, मतलब कि परीक्षा होगा, परीक्षा के बाद क्या होगा कि अंकन होगा, तब जाके परिणाम आएगा ना, अंक दिया जाएगा तभी तो परिणाम आएगा, तो आंसर बी होंगे। अब बताइएगा इसमें कौन सा प्रतिस्थापित अंक होंगे, आइए देख लेते हैं। 58 के बाद 73 के बाद 99, फिर 138, 93, 193, तो आगे क्या आने वाला है, तो आइए देख लेते हैं कितना का डिफरेंस है। देखिए 58 के बाद 73, ये कितना का डिफरेंस हो रहा है, तो ये 15 का, फिर 73 से 99 कितना का है, 26 का, फिर यहाँ से देखेंगे तो 39 का डिफरेंस, फिर यहाँ से कितना का डिफरेंस, तो 55 का, फिर यहाँ से कितना होना चाहिए, तो वो हमें पता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। फिर 15 और 26 का डिफरेंस देखेंगे तो 11 का आ रहा है, 26 और 39 का देखेंगे तो 13 का आ रहा है, फिर 39 और 55 का देखेंगे तो 16 का आ रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 11 के बाद 13 कितना 2, 13 के बाद 16 3, फिर यहाँ से 4 बढ़ेगा मतलब 20 होना चाहिए, यहाँ से ये 20 का इंक्रीजमेंट होना चाहिए, मतलब 55 में यदि हम लोग 20 जोड़ेंगे तो 75, तो 75 का हमें इंक्रीजमेंट होना चाहिए। 193 में यदि 75 जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 193 में 75 जोड़िए तो कितने हो जाएंगे, 5 3 8, और ये कितने हो जाएंगे 16, और ये 2 268 है क्या ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो गया। देखिए आगे क्या आने वाला है, आगे ये बताना है। डी के बाद जी, 4 के बाद 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, मतलब पी से स्टार्ट, सभी पी से है, मतलब ये एक क्यू से ऐसे काट दीजिए। पी के बाद देखेंगे वाई के बाद जेड, मतलब एक बढ़ा, ये 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, मतलब एक आया, 27 के बाद 28 दो आया, 28 के बाद 29, मतलब सी आना चाहिए, तो सी इसमें है, सी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, मतलब ऑप्शन हमें दो कट गए, या तो सी या तो डी आने वाला है। अब देखेंगे आगे कि 11 पे 11 के बाद 9, मतलब दो घटा, 9 के बाद 7, 7 दो घटा, 7 के बाद 5, 5 दो घटा, और 5 के बाद 2, मतलब घटेगा तो कितने होंगे 3, 3 पे क्या होता है सी, मतलब डबल सी आना चाहिए, ये तो कट गया, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट बन गया, और लास्ट में क्यू बना दो। चलिए आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि सूक्ष्मदर्शी जो है दूरदर्शी देखी जाती है, तो आवर्धक ग्लास जो है वो किससे होता है बताएंगे। आवर्धक ग्लास जो है ये बाइनोकुलर से बने होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, है ना, आंसर बी करेक्ट होंगे। जैसे कि जिस प्रकार सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम लोग अति सूक्ष्म वस्तु को देख पाते हैं ना, उसी के विपरीत जो है दूरदर्शी की सहायता से हम लोग दूरस्थ वस्तुओं को देख पाते हैं। देखिएगा आगे क्वेश्चन कह रहा है हमें पहले जोड़े में लागू एक ही तर्क के बाद विकल्प का सही प्रश्न बताना। जैसे चंद्रमा रात में दिखाई देता है तो सूर्य क्या, सितारे, अंधकार, क्रिकेट दिन में, क्या बताएंगे, दिन में दिखाई देता है सूर्य। अब देखिए इसको ये लिखा गया है तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, एक्चुअली में ई का वैल्यू होता है 5, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं 25 लिखा गया है। अब ये कह रहा है कि जे का होता है 7, लेकिन यहाँ तो 49 लिखा गया है। इसका अच्छा, ये 5 का स्क्वायर करा गया है, ये 7 का स्क्वायर करा गया 49, और एक का स्क्वायर एक किया गया है। वैसे ही इसका होता है 3, एक और इसका होता है 4, सभी का स्क्वायर करिए 9, एक और इसका करिएगा 16, 9 1 16 किस में है, तो 9 1 16 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में जेब्रा को ये लिखा गया है, तो हिंट्स का कैसे लिखेंगे हम लोग, आइए देख लेते हैं कैसे लिखेंगे इसको। देखिए आप देखेंगे जेड से ये कितना बढ़ा है, तो 0 1 भी नहीं बढ़ा है। यहाँ से ई से क्यू कितना बढ़ा है, तो 12 बढ़ा है। यहाँ से देखेंगे तो एक घटा है, फिर 18 से ये 4 पे गया है, 14 घटाएंगे, ए से वाई मतलब 2 घटाएंगे। वैसा ही हम लोग करेंगे, पहले 0 एच का एच रखेंगे, सभी में एच है तो एच रखिए। फिर कह रहा है ना कि ई से हम लोग क्यू गए हैं तो कितना 12 जुटा है, तो 12 जोड़ दीजिए, तो आई के बाद 12, 9 के बाद 12 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 21, 21 पे यू आता है, एच के बाद यू इसमें ही, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, मतलब एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। अब कह रहा है यदि एक्स वाई की नानी की इकलौती बेटी है तो वाई का भाई का एक्स से क्या संबंध है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है ना वाई की नानी की इकलौती बेटी, वाई यहाँ पे यदि हम लोग डालते हैं वाई का भाई, वाई का भाई जो है यहाँ पे हमें नहीं पता क्या है, लेकिन कह रहा है कि एक्स जो है ना वाई की नानी की इकलौती बेटी है, ठीक है, इसकी माँ होगी, ठीक। अब इसकी माँ की भी माँ, तभी तो ये नानी बनी होगी, ये इसकी नानी हो गई किसकी, वाई की। अब कह रहा है क्या, तो वाई का भाई, वाई का जो भाई है यहाँ पे, भाई का एक्स से क्या संबंध है, माँ ही होगी ना, मतलब उसकी बेटा होगी, ऑप्शन नंबर क्या
बेटा है उसका, ये एक्स का तो बेटा ही ना ये। ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। देखिए आगे, अरुण ने कहा दीपक की माँ, देखिए अरुण यहाँ पे है, अब यहाँ पे एक दीपक हो गया। अरुण ने कहा दीपक की माँ, इसकी माँ दीपक की माँ मेरे पिता, इसके पिताजी जो है, दीपक की माँ मेरे पिता की पत्नी की माँ है, पत्नी की माँ है ना, इसकी पत्नी जो है, इनकी वाइफ, इनकी पत्नी की माँ है दीपक की माँ, ठीक है। तो दीपक कहाँ पे होंगे, दीपक मतलब इसके चाचा जी होंगे, इस ए का, अरुण का, तभी तो कह रहा है ना। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दीपक है, दीपक की माँ जो है अरुण के पिता की माँ है, ठीक है। अब कह रहा है दीपक का अरुण से क्या संबंध है, क्या संबंध होगा उसके संबंध में, तो आंसर बता देंगे माँ का भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे। अनीता जो है उत्तर की ओर 4 किलोमीटर, उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चली, ठीक है। बाईं ओर मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़ जाती है, 2 किलोमीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर दाईं ओर चलती है। अब वो शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, शुरुआती यहाँ पे की थी, अब यहाँ से ये किस दिशा में, तो अब बताएंगे उत्तर, और ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम में है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग सी करेक्ट बताइएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होंगे, उत्तर पश्चिम। देखिए आगे, एक लड़का एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और अपनी घड़ी में शाम 3:45 का समय देखता है। घंटे वाली सुई पूरब की ओर, जो घंटे वाली सुई है ना, वो पूरब की ओर इंगित करती है, घंटे वाली पूरब की ओर दिखाती है, और मिनट वाली सुई जो है पश्चिम की ओर, मिनट वाली सुई पश्चिम की ओर दिखाती है। तो लड़का किस दिशा की ओर मुंह करके किए खड़ा है, ये हमें बताना है। तो किस दिशा की ओर खड़ा है वो, तो यहाँ पे बताएंगे, यदि यहाँ से ये सेंटर है, इस सेंटर से इसका ये पूरब है, पूरब कौन सा है, तो 3 बज रहा है तब, और ये 45 हो रहा है, 3:45 मतलब ऐसा ही तो होगा। फॉर्मेशन थोड़ा सा यहाँ पे नीचे होगा, लेकिन इसको यहाँ पे ले गया है, तो मतलब कि वो जो लड़का होगा ना, वो खड़ा कहाँ पे होगा, उत्तर में, तभी तो ऐसे खड़ा होगा तभी ना, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे, इसमें हमें आगे क्या आने वाला है ये बताना है। जैसे के बाद ओ, ये 11 के बाद 15 आया है, तो 11 से 4 बढ़ा है 15, 15 4 कितने हो जाते हैं, 15 4 19, तो 19 से आप देखेंगे ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर एक ही तो दिख रहा है, एस को 19 पे स्टार्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बता देंगे। चलिए आगे, नीचे दिए गए कथनों को हमें निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बताना है कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। सभी लड़कियां सुंदर है, एक शख्स सुंदर है, मतलब एक से एक लड़की होगी। आइए देख लेते हैं निष्कर्ष क्या कह रहा है। एक्स एक लड़की है, बात तो सही है। सभी सुंदर लोग लड़कियां हैं, क्या ये सही है, तो आंसर बता देंगे। यहाँ पे जैसे कि ये गर्ल्स हो गए, ठीक है, गर्ल्स सुंदर होती हैं, ब्यूटीफुल, और यहाँ पे एक्स भी एक लड़की ही है। अब देखिए पहला क्या कह रहा है कि एक से एक लड़की है, ये तो कंफर्म बता नहीं सकते, मतलब काटिए। सभी सुंदर लोग लड़कियां हैं, सभी सुंदर जो है क्या लड़कियां हैं, ये भी नहीं हो सकती, कुछ सुंदर लड़कियां हो सकती थी, ये हो सकता था, यानी ना तो एक और ना ही दो हमें पालन कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। देखिए कह रहा है कि 21 जून 2027 को 5:47 से 2 जून 2028 के 5:39 के बीच जो है बीती समय अवधि कितनी है, ये हमें बताना है। तो आइए हम लोग समय अवधि देख लेते हैं कितना बीता है इसके बीच में। देखिए पहले तो 27 से 28, ये 21 जून, ये 22 जून, मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग का सिरे से एक साल पहले तो आप ले लीजिए 365 दिन, 365, 365 वाला कौन सा, सभी ऑप्शन सी हैं 365, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 365 के बाद ये तो पहले काट दीजिए, दो ऑप्शन ये होंगे नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं ये पूरे मिनट में भी बता रहा है ना, तो हम लोग पूरे से इसको लेते चलेंगे, मिनट में भी ठीक है, बट ये ऑप्शन होंगे नहीं दो, या तो ये 365 वाला 23 घंटे 52 मिनट होगा, या फिर 366 दिन और 23 घंटे 52 मिनट होगा। और 365 23 घंटे आपको बता दे 52 मिनट, ये इस कारण नहीं होंगे क्योंकि देखेंगे ये 21 जून था, ये 22 जून हो गया, मतलब एक दिन तो बढ़ेगा बढ़ेगा, तो 365 वाला तो होगा नहीं, इसलिए 366 वाला ऑप्शन नंबर हम लोग ए करेक्ट बता लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा कि दिए गए आरेख में टी एक शिक्षक है,
टी क्या है, तो टी से टीचर हम लोग जान लेते हैं, चलिए टीचर हो गया। अब वृत्त एस छात्रों को दिखाता है, वृत्त एस जो है ये एस मतलब स्टूडेंट जानेंगे, ये स्टूडेंट है, ठीक है। पी प्राचार्य को दिखाता है, प्रिंसिपल को दिखाता है। तो क्षेत्र 1 से 7 तक, कहाँ से 1 से लेके 7 तक की संख्याएं दिखाएंगे। तो आरेख में नीचे दिए गए प्रश्न का हमें उत्तर देना है। ये देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, कह रहा है ना कि उस क्षेत्र का चयन करना है, चयन करे उन शिक्षकों को निरूपित करता है, शिक्षक मतलब ये टी वाले, उन टीचर को निरूपित करता है जो ना तो छात्र हैं, ना तो छात्र हैं, ये स्टूडेंट, इसको काट दीजिए, मतलब ना ही स्टूडेंट है और ना ही प्राचार्य है, ना ही प्राचार्य है। तो बताइए क्या बचेगा, सिर्फ 5 है, यानी ऑप्शन नंबर आप डी बता दीजिएगा ना, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है, हमें तर्क दिया हुआ, आइए पढ़ते क्या है। कह रहा है कि क्या स्थानीय अस्पतालों द्वारा टीकाकरण के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। तर्क है हाँ, इससे महामारी को रोकने में मदद मिलेगी। दूसरा कह रहा है नहीं, यह अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं है, अधिकारियों का कार्यभार बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए बताइएगा। तो आंसर बता देंगे कि यह जो है केवल एक इसमें प्रबल है, मतलब मजबूत है। ऑप्शन ए बताएंगे कि हाँ, इसे महामारी को रोकने में मदद मिलेगी। देखिए आगे, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ये तो आप बहुत ही आसानी से काउंट कर लेंगे कितने त्रिभुज है। पहले एक बना लीजिए, ठीक है, इसमें पहले काउंट कर लीजिए, ये डिवाइड करेंगे तो 2 होंगे और ये तो 4 हो गए टोटल, 4 उसके बाद 5 6 7 और 8, टोटल अभी तक हमें कितने मिले, 8 मिले। 8 और इसमें भी कितने मिल गए, 8 8 8 अभी तो 16 हो गए, यूं ही 16। अब देखेंगे 16 के बाद ये एक 17, 17 के बाद एक 18, अभी तक हमें कितने मिल गए, तो 18 मिल गए। यानी ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर सी बता दीजिएगा। चलिए आगे, 4 आकृति दी गई हैं, 3 किसी तरह समान है, एक अलग है, इसमें बताइए कौन सा एक अलग है, कौन अलग है इसमें बताएंगे। तो आंसर बता देंगे, इसमें सबसे अलग जो आपको दिख रहे होंगे ना, ये देखिए सभी में ऐसे फॉर्मेशन है, लेकिन ये सबसे अलग है ना, यानी ऑप्शन नंबर आप डी बता दीजिएगा। खंड 4 सामान्य जानकारी के बारे में देखेंगे। कह रहा है कि ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है, बताइए कौन सी है। कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है, मकर रेखा है या उत्तरी ध्रुव वृत्त है। तो आंसर बता देंगे भूमध्य रेखा है, कौन है, भूमध्य रेखा है ना। भूमध्य रेखा उत्तरी और 23.5 डिग्री का कर्क रेखा कहते हैं, वह दक्षिणी ध्रुव पे 23.5 डिग्री को मकर रेखा कहते हैं। अब देखिए कह रहा है कि किसी भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, किस शहर को जानते हैं बताएंगे। तो उस शहर का नाम है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर डी बताइएगा। भारत का हॉलीवुड बताएंगे शहर का नाम कौन है, वो हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। और भारत का डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है। और रैलियों का नगर दिल्ली को कहा जाता है ना। खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा जाता है। पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट को कहा जाता है। फलों उद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को कहा जाता है। पवित्र नदी गंगा को कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है, राउत नाचा कहाँ का है बताएंगे। तो आंसर बताएंगे यह जो है छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का दोस्त, छत्तीसगढ़ का। आंसर डी बताएंगे। जैसे कर्मा पूछा जाए, कर्मा या डागा, तो ये झारखंड का है। कर्मा डागा कहाँ का है, झारखंड का, याद रखेंगे। हाँ, छत्तीसगढ़ का पंडवानी हो गया, नावा रानी हो गया, राउत नाच हो गया, ये सब कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ का है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है सुभाष चंद्र बोस का पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, कब चुना गया था बताएंगे। तो आंसर बताएंगे 1938 में चुना गया था। 39 में इन्होंने तो ये भी दे दिया था, रिजाइन भी कर दिया था, तभी तो इन्होंने रिजाइन कर दिया था। कब देखिए बता देते, सुभाष चंद्र बोस 52 में कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए थे। 52 में, 52 है, 1938 में है ना। और 1920 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय नागरिक सेवा ICS में उत्तीर्ण हुए थे, पास हुए थे। 38 एवं 39 में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। 39 में ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्होंने त्याग कर दिया था। त्याग करके क्या किए थे, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः डैश में होता है, किस में होता है बताएंगे। छोटी आंत, बड़ी आंत, गुर्दे, फेफड़े, किस में होता है। तो आंसर बताएंगे छोटे आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आंसर ए करेक्ट बताइएगा।
कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख्य गुहा से शुरू होता है। कहाँ से? मुंह से शुरू होता है ना। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? देवसा, नाथुल्ला, माना, बारालाचा। बताएंगे कौन सा है? तो आंसर बताएंगे नाथुल्ला दर्रा। ऑप्शन नंबर सी होगा, जो सिक्किम और चीन को जोड़ता है। जलेपला दर्रा जो आपको बताया दोस्तों, जलेपला दर्रा या सिक्किम को लहासा से जोड़ता है, जलेपला, है ना। तुजू दर्रा मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। बारालाचा दर्रा किसको जोड़ता है? तो बारालाचा जम्मू एवं कश्मीर के स्थित में जो है दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। सिरकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा जो है बता दें आपको दोस्तों, श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। अब माना दर्रा कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है बताइए? माना दर्रा बता दें दोस्तों, यह जो है किस स्टेट में है? तो उत्तराखंड में है। देखिए, भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट डैश में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में, विधानसभा में, भारत के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त अधिवेशन में, या फिर राज्यसभा में? तो आंसर्स क्या बता देंगे? यह लोकसभा में पेश किया जाता है ना। आंसर्स क्या बताएंगे? करेक्ट आंसर्स ये बता दीजिएगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 112 में क्या बताया गया कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया जाएगा, है ना। आगे क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस बताइए कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, तो आंसर्स क्या बताएंगे? 16 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर्स सी बताएंगे, 16 सितंबर को। सुशासन दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 25 दिसंबर को, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पे, है ना। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। और विश्व शिक्षक दिवस हम लोग 5 अक्टूबर को मनाते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को। और विश्व आत्महत्या से रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय शिप परिवहन दिवस जो है 29 मार्च को हम लोग मनाते हैं। देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा को भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? शिक्षा को बताएंगे, तो आंसर्स बताइएगा। यह रखा गया है समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आप बी करेक्ट बताएंगे, है ना। देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। होता है। कह रहा है कि उन्हें संसद के सदन में बोलने का अधिकार होता है। उन्हें भारत की सभी अदालतों में सुनवाई करने का अधिकार होता है। उन्हें संसद में मतदान का अधिकार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा। यही कथन हम लोग का गलत है। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? श्रीरंगपट्टनम, औरंगाबाद, हैदराबाद, बीजपुर। श्रीरंगपट्टनम। हैदर अली इनके पिता का नाम था। आंसर ए बताएंगे। 1782 में मैसूर का शासक बने थे टीपू सुल्तान। देखिए, आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आंसर बताएंगे, यह लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताएंगे, 22 अक्टूबर 1764 को। यह बंगाल के नवाब जो है मीर कासिम और अंग्रेज जो था ब्रिटिश कंपनी के बीच में लड़ा गया था। और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन किए थे? हेक्टर मुनरो किया था। देखिए, आगे है कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम बताना है आपको। क्या नाम है इसका? तो आंसर बताएंगे डोवर जलडमरू मध्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे, डोवर जलडमरू मध्य नाम है इसका। देखिएगा, आगे क्वेश्चन है हम लोग का क्या, पाक जलडमरू मध्य आपको पता है भारत श्रीलंका को जोड़ता है ना। भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य जोड़ता है। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य, तो ये मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जो अमेरिका और क्यूबा के बीच में स्थित है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? हाई लेवल लैंग्वेज कौन नहीं बताएंगे? सी तो है, C++ भी है, जावा भी है, लेकिन मशीन लैंग्वेज ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट होगा। देखिए, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे से होने वाला कवक रोग नहीं है? बताएंगे कौन सा नहीं है? तो आंसर बता देंगे, गेहूं का कीट तो है, गन्ने का लाल सड़न भी है, अंकुर का आर्द्र पतन भी है, लेकिन साइट्रस
कैंकर नहीं है? ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देता है? प्राथमिक, तृतीय, द्वितीयक, असंगठित। तो सबसे ज्यादा जो देता है वो है तृतीय क्षेत्र। देखिए, तो तृतीय क्षेत्र में आते क्या क्या है? तृतीय क्षेत्र बता दे, तृतीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करती है। तृतीय क्षेत्र में जो आते हैं वो जैसे बता दें, परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार, सामुदायिक सेवा, ये सभी आते हैं तृतीय क्षेत्र में। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आपको बता दें, प्राकृतिक संसाधन को कच्चे रूप में प्राप्त करना, ये प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि कृषि हो गया, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, है ना, ये सब हो गया प्राथमिक में। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है दोस्त? तो द्वितीय क्षेत्र में आप जानेंगे जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, वाहन, इलेक्ट्रिक, ये सब हो गया, ये सब आपका आता है द्वितीय क्षेत्र में। देखिएगा, आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग से कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे? राइट आंसर डी बताएंगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है कहाँ से लिया गया है? तो वो जापान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? कब से कब तक चला था? तो 1920 से लेकर 1922 तक चला था। चौरी चौरा कांड के कारण बंद कर दिया गया था। तो आंसर नंबर ऑप्शन डी करेक्ट बताएंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रांतीय सस्यता को भारत सरकार अधिनियम डैश के तहत वर्णित किया गया था। तो आंसर बताएंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वर्णित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बताएंगे। 1935 के अधिनियम के तहत ही म्यांमार को, जिस समय उस समय नाम था वर्मा, उसको अलग किया गया था 1937 में। आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अवमूलन मतलब घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बताएंगे। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निम्नलिखित में कौन वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है शिक्षा से संबंधित? तो आंसर बताएंगे www.ignuac.in, ये तो है आपका www.online SBI, ये तो SBI से रिलेटेड हो गया। ये NCERT है, एजुकेशन भी, यानी ऑप्शन नंबर ये हम लोग का ऑप्शन नंबर बी नहीं है एजुकेशन से संबंधित। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ बताइएगा। सबसे कठोर पदार्थ कौन है? खोपड़ी की हड्डी, नी नी कैप है या नी कैप है, या फिर दांत की परत है, या फिर उंगली की नाखून है? सबसे कठोर बताएंगे एनामिल, जिसको हम लोग क्या बताएं? जबड़े की परत, यानी दांतों की परत, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग क्या बता देंगे? राइट आंसर डी बताएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होती है? विटामिन के की कमी के कारण कौन होता है बताएंगे? तो आंसर बताएंगे सी। रक्त के थक्के जमने में विफलता हो जाती है। यदि बी के की कमी रहेगी तो खून का जो है क्लॉट होगा ही नहीं, वो कंटिन्यू बहते ही चला जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताएंगे। बच्चों का लिंग किस से निर्धारित होता है? गुणसूत्र से, पिता के रक्त समूह से, माता के रक्त समूह से, माता पिता के आर्य कारक से, किससे होता है लिंग निर्धारण बताएंगे? तो आंसर बताइएगा कि यह होता है गुणसूत्र से, है ना। आंसर ए बताएंगे, गुणसूत्र से होता है। बच्चों का लिंग पिता के गुणसूत्र के द्वारा निर्धारण किया जाता है ना। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें से कौन बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है बताएंगे? पीलिया, छोटी माता, मलेरिया या गठिया? तो आंसर बता देंगे ये है मलेरिया, जो मच्छर द्वारा फैलती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा। चमगादड़, चूहा, डॉल्फिन आदि प्रस्रावित रंगे, ये सब लोग सुनती है। ये तो हम लोग प्रस्रावित रंग में देखेंगे इसमें। हाँ, देखिए आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के द्वारा होता है मलेरिया। निम्नलिखित में कौन सा जानवर जो है परागध्वनि उत्पन्न कर सकता है? परागध्वनि कौन उत्पन्न करता है? पतंगा, शार्क, या फिर पोर्पोइसेस, या फिर हाथी? तो आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी, पोर्पोइसे जो है ये परागध्वनि उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा। परागध्वनि तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। निम्नलिखित में से किस अक्रिय निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो हवा में मुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट बताएंगे। देखिए, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु की केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती हुई तो घूर्णन करती हुई वस्तु के केंद्र पर लगने वाला, इस पे लगने वाला कौन बल होता है? गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय, कोणीय या साधारण बल? तो वह बल जो होता है आपको बता दें अभिकेंद्रीय, क्योंकि ये केंद्र पे लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी बताइएगा। मेंडलीव का आवर्त सारणी ऊर्ध्वाधर कॉलम को डैश कहा जाता है। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी जो ऊर्ध्वाधर कॉलम है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग कहते हैं ग्रुप। क्या कहते हैं? उसे समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। देखिए, आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग डैश तक की देरी हो सकती है? 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट या 3 मिनट की? तो आंसर बता देंगे, यह होती है आपकी 2 मिनट की। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में डैश तत्व मौजूद है? कितने तत्व मौजूद हैं? तो आंसर बताएंगे 32। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताएंगे 32। एल्केन का सामान्य सूत्र बताएंगे। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n+2 होता है एल्केन का। ऑप्शन नंबर बी बताएंगे। CnH2n+2 एल्केन का होता है। अल्कोहल का क्या होता है? CnH2n+2 और O ऑक्सीजन भी होता है ना, अल्कोहल का होता है। एल्काइन का क्या होता है? तो CnH2n-2 होता है एल्काइन का, है ना। हमें तो बताना था एल्केन का, तो ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। देखिए, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? सेविंग मिरर में, डेस्टिंग का मिरर में, वाहन की हेमलेट में, या फिर रियर व्यू मिरर में? इसमें होता है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग आप बता दें रियर व्यू मिरर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बताएंगे, उत्तल दर्पण जो साइड मिरर बोलते हैं हम लोग। आगे देखेंगे, धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? मतलब इतनी छोटी वस्तु है, इसको तार के रूप में ढाल सकते हैं। क्या होती है? चालकता, ये तो होगा नहीं, तन्यता या आघात वर्तनीयता, यही तीन होने वाली। ये कंडक्टिविटी तो होगी नहीं, तो हमें बताना है ये आघात वर्तनीयता या तन्यता कौन सी होगी। तो आंसर बता देंगे, तन्यता के कारण जो हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। आघात वर्तनीयता कहने का मतलब है कि ये जो वस्तु है इसको चादर की तरफ फैलाना, है ना, आघात वर्तनीयता कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कह रहा निम्नलिखित में से अस्थायी ऊतक का उदाहरण बताएंगे। अस्थायी ऊतक का उदाहरण कौन सा है? रक्त है, त्वचा है या हड्डी? तो आंसर बताएंगे जाइलम है अस्थायी ऊतक का। कह रहा यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गोली से अधिक, शून्य, गोली से कम, गोली के बराबर? तो आंसर बताएंगे ये गोली से कम होगी। आंसर डी होंगे। प्रत्यवर्ती धारा का आविष्कार कौन किए थे? प्रत्यवर्ती धारा का आविष्कार जो किए थे निकोला टेस्ला किए थे। आंसर से बताएंगे निकोला टेस्ला। निम्नलिखित में कौन मानव आहार नली का भाग नहीं? मानव आहार नली का भाग कौन सा नहीं बताएंगे? तो आंसर बताएंगे मुख्य गुहिका तो है, वायु कोशिका नहीं है, पित्ताशय भी है, बड़ी आंत भी है, यानी ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। कंप्यूटर के किस भाषा को उसके मस्तिष्क कहा जाता है? किस भाग को मस्तिष्क कहते हैं? तो ये तो इंटरनल है, ये CPU को बोलते हैं हम लोग, उसको मस्तिष्क दिमाग, है ना। आंसर सी बताएंगे, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन है? बताएंगे। साइरस है, कामिनी है, अप्सरा या ध्रुव है? कौन है? तो आंसर बताएंगे अप्सरा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे। अप्सरा कब बना था? तो आपको बता दें यह निर्माण हुआ था 1956 में, 1956 में हुआ था। साइरस कब हुआ था? तो साइरस बता दें 1960 में। तो ध्रुव कब हुआ था? तो 1985 में। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। कामिनी बता देंगे कब हुआ था दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कामिनी के लिए आप कमेंट बताइए। खंड 5, विद्यालयों में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण। ये देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। शिक्षा में ICT का उपयोग करते हुए आविष्कारशील सोच के लिए भविष्य का कार्यस्थल में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल आवश्यक नहीं है? तो आंसर बताएंगे जिम्मेदारी। आंसर डी बताएंगे जिम्मेदारी। शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए? शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए? तो आंसर बताएंगे छात्रों को सिखाने के
परिणाम में आते जाने चाहिए। प्रभावशाली बालकों के शिक्षा कार्यक्रम में होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताएंगे? क्या होना चाहिए? कक्षा उन्नति होनी चाहिए, कक्षा में उन्नति होनी चाहिए, विशिष्ट पाठ्यक्रम होनी चाहिए, पाठ्यक्रम सामग्री क्रियाएं होनी चाहिए, उपयुक्त सभी। आंसर सभी बताएंगे डी। सृजनशील बालक का विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? साहस की उपलब्धि, परिश्रमी, मंद बुद्धि, अत्यधिक जिज्ञासु। तो आंसर बता देंगे मंद बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे। कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा बताएंगे? खेल तो होगा ही, निष्क्रियता नहीं होगा, प्रेरणा होगा, संतोष होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बता दीजिएगा। कह रहे कि भाषा शिक्षण के माध्यम से बालक दूसरों की बातें समझने और अपनी बात कहने में होते हैं असमर्थ, अनमाने, उदंड या समर्थ। तो आंसर बताएंगे समर्थ होते हैं, ऑप्शन बी होंगे। कक्षा में किसी वस्तु का वास्तविक स्वरूप चित्र द्वारा स्पष्ट किया जाना संभव न होने की स्थिति में प्रयोग करना उचित होगा, क्या करना उचित होगा? तो आंसर बताएंगे प्रतिरूप, मॉडल बनाना उचित होगा, ऑप्शन डी बताएंगे। शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित में सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए जिम्मे मजेदार बना सकता है। तो आंसर्स क्या बता देंगे? ऑप्शन बताएंगे जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनके परिपूर्णता की अपेक्षा करने में। ऑप्शन बी करेक्ट बता दीजिएगा। आगे देखिए, तथ्य की व्याख्या करने, भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाने और अनुभवों के परिणाम का सिद्धांत या सिद्धांतों का एक सेट सामान्यतः कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? सीखना, विशेष, व्यक्तित्व या सिद्धांत। तो आंसर बताएंगे ये कहलाता है थ्योरी, सिद्धांत, ऑप्शन बी होंगे। बुद्धिमत्ता का सिद्धांत इनमें से किस प्रकार का नहीं है? बताएंगे एक कारक सिद्धांत, थ्रस्टन सिद्धांत, वेस्टलर सिद्धांत या फिर प्रतिदर्श सिद्धांत। तो आंसर बताएंगे वेस्टलर सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से की जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता करने के लिए महत्वपूर्ण है, और ये तो बात सत्य है। सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, नहीं। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने की महत्वपूर्ण नहीं, ऑप्शन यहाँ पे बी आपका फुलफिल करेगा। एक विद्यार्थी अपनी गलती के बिंदुओं को जानने के लिए अपने द्वारा प्रस्तुत कार्य का विश्लेषण करता है, वह क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो? स्वयं मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, ए और बी दोनों, सहकर्मी मूल्यांकन। तो आंसर क्या बताएंगे? ए और बी दोनों। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को शुरू करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताएंगे क्या करना चाहिए? छात्रों को दंडित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। चुटकुले सुनाने चाहिए? नहीं। अधिगम परिस्थिति उत्पन्न करना चाहिए, है ना? ऑप्शंस यहाँ पे सी फुलफिल होगा आपका। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, वो क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम या अनुबंधन, कोऑर्डिनेशन। तो आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अधिगम, आंसर सही बताएंगे। निम्न में कौन एक कोच के रूप में एक प्रधान की भूमिका नहीं है? बताएंगे कौन नहीं है? कह रहा है शिक्षण और सामर्थ्य के पेशकश, ये तो है। बदलाव के लिए कार्य योजना तैयार करना, ये भी है। चुनौतीपूर्ण कार्य प्राप्त करने में सहायता, नहीं। उम्मीदवारों की भूमिकाओं को स्पष्ट करना, ये भी है। यानी आंसर हम लोग का क्या मिला? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे कह रहा है कि डैश में एक अध्यापिका और 2 से 4 विद्यार्थी एक सहयोगिक गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो आंसर क्या होगा? अन्योन्य शिक्षण, आंसर से बताएंगे अन्योन्य शिक्षण होगा। विद्यालय आधारित आंकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर होता है? किस सिद्धांत पर होता है बताएंगे?
किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलते चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकाय की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है। आंकन बहुत किफायती मतलब मितव्ययी होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बताया गया। आंसर होगा डी। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। इस बात का पूर्व कथन करना सरल है कि अभियोक्ता परीक्षणों के द्वारा किसी व्यवसाय में डैश की कैसी स्थिति होगी। तो आंसर बताएंगे असफलता। आंसर ए बताएंगे असफलता। बालक के लिए खेल का महत्व क्या है। बालक के लिए खेल का महत्व बताएंगे शारीरिक विकास है, मानसिक विकास भी है, सामाजिक विकास भी है। यानी आंसर डी बता दीजिए, सभी हो जाएगा। कह रहा है कि यदि कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा के छात्र सकारात्मक प्रक्रिया नहीं करते तो इसका कारण इसके ख्याल में किसमें ढूंढा जा सकता है। आइए देखते हैं किसमें ढूंढा जा सकता है। उस विषय में जो शिक्षक को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, छात्रों को पढ़ाया जा रहा हो, उस बात में जो छात्रों को सिखाया जा रही हो, उस शैली में जिस शैली में छात्रों को पढ़ाया जा रहा हो, यानी उपयुक्त सभी होंगे। आंसर डी होंगे ना। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। मानवतावाद, रचनात्मक, व्यवहारवाद या संज्ञात्मक सिद्धांत। तो आंसर बताएंगे रचनावाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं 40, 42, 45 या 48। तो आंसर्स क्या होंगे। आंसर बताएंगे 45। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताएंगे 45। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। बताएंगे साओ पाउलो, सैंटोस, रियो डी जेनेरो, ब्यूनस आयर्स। तो आंसर बताएंगे सैंटोस। ऑप्शन नंबर बी बताएंगे सैंटोस। भारत में सबसे अधिक कहवा उत्पादन कहाँ पे होता है। कर्नाटक में होता है। सैंटोस ब्राजील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है। यह सबसे ज्यादा यहीं पे जो है क्या होता है, कॉफी का उत्पादन होता है। कह रहा है क्या कि संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया। मित्र शक्ति तो भारत और श्रीलंका के बीच में। आंसर डी बताएंगे मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच में। ये नौसेना अभ्यास था। आगे देखिएगा, कह रहा है क्या कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए। मुख्य रूप से रहने के कौशलों का परीक्षण करना नहीं, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। आगे देखेंगे सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूल करना। विद्यार्थियों का वर्ष के अंत में परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञात्मक आयाम का आंकलन करना। तो आंसर क्या हो रहा है ऑप्शन नंबर, ये बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं। ऑप्शन हम लोग का जो आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।